जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो फिर चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। शपथ ग्रहण हो गया है, पर आज के दुनिया भर के मीडिया में और भारत के चुनावी नतीजे आने के बाद छपे तमाम आर्टिकल से मिल रहे इशारे को पढ़ें तो कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा है। द इकोनॉमिस्ट का फ्रंट पेज को एक पैगाम के तौर से देख सकते हैं। इसमें जो पोस्टर दिखाया गया है, इसके 3 कोने उखड़ रहे हैं और एक कोना तो इतना उखड़कर मुड़ गया है कि नई सरकार के मुखिया को एक आंख वाला बना दिया गया है। कुछ जानकारों की माने तो वो ऐसा कोई दावा अब नहीं कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती थी, लेकिन जानबूझकर नहीं बनाई गई। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को कोई बाहरी दबाव आया होगा जिसके चलते उन्हें मजबूरी में सपोर्ट भी देना पड़ा और शर्तें भी नहीं मनवा सके। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ना चाहते हुए भी प्रधान जी को गले में ढोल टांगना पड़ा है। दोस्तों, एनडीए को इस लोकसभा चुनाव में 293 सीटें मिली हैं। इसमें से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में भी आ जाते तो एनडीए के पास 265 सीटें बचती हैं। लोकसभा अध्यक्ष के जरिए से उनकी सरकार इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीयों के सपोर्ट से बच सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यही सोच समझ रहे हैं और सरकार में रेलिवेंट बनकर कुछ पाने के लिए मोदी की बात मान रहे हैं। सियासी तमाशा तब शुरू होगा जब साहिब अपने दम पर बहुमत पाने की कोशिश करेंगे, और वो यकीनन ये कोशिश तो जरूर करेंगे। तभी से एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वैसे चंद्रबाबू नायडू बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अगर सही मायने में देखें तो चंद्रबाबू इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे और इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं। पैसा आया तो सियासत भी आई, क्योंकि सियासत से बड़ी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। ससुर की सियासत की इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की कंपनी हेरिटेज फूड हो या फिर उनसे जुड़ी दूसरी कंपनियां हो, इन सब के पीछे सियासत ही है, बेहतरीन मैनेजमेंट है। जगन रेड्डी का भी कुछ ऐसा ही था और आज भी है। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगन रेड्डी, इन दोनों के लिए सियासत पार्ट टाइम जॉब है। ये दोनों अगर अपने बिजनेस पर फोकस रखते तो भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में शुमार होते। खैर, चंद्रबाबू नायडू की कंपनियों पर काफी करप्शन के इल्जाम हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू करप्शन के इल्जामों में फंसे हुए नहीं होते तो कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी से उनका गठबंधन नहीं हुआ होता। अगर चंद्रबाबू नायडू को अंदाजा होता कि चुनावी नतीजे ऐसे भी हो सकते हैं, तो भी चंद्रबाबू बीजेपी से गठबंधन नहीं करते। असल में चंद्रबाबू को किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू अपनी कमजोर नस का शिकार बने। अब जब चंद्रबाबू गठबंधन में आ ही गए हैं तो मोदी सरकार से करप्शन पर क्लीन चिट लिए बगैर तो नहीं मानेंगे। क्लीन चिट मिलने के बाद चंद्रबाबू का चांद उरूज पर होगा। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, पर बीजेपी और चंद्रबाबू दोनों ही मजबूर हैं। जहर दोनों के पास है, पर चाह करके भी जहर उगल नहीं सकते। चंद्रबाबू को मून राइज का इंतजार है। जब कुछ महीनों बाद आंध्र प्रदेश में चांद निकलेगा, तब शह और मात का सियासी तमाशा होगा। देखिए, ये सरकार एनडीए की, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की नहीं है। और ये जो है, जो आपने नाम लिया, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ठीक है, किसी के पास 1 सीट है, किसी के पास 7 सीट है। सीटें कैसे आई सबको मालूम है। ये तो बीजेपी के गुलाम और आश्रित लोग हैं। ये क्या करेंगे? अगर स्वाभिमान वगैरह होता तो वो राज्य मंत्री पर ठुकरा देते। अजीत पवार ने ठुकरा दिया। जतिंद्र राम मांझी को भी एक ही एमपी है, उनको कैबिनेट दिया है। और महाराष्ट्र के ये लोगों को
कुछ मिला नहीं है, ये उनकी मजबूरी है या ये उनका मामला है, उसका ऊपर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आखिर एक कैबिनेट बना है, अब कैबिनेट कितने दिन चलेगा वो देखना पड़ेगा। जो हालात है, जो जानकारी सामने आ रही है, उसे तो लगता है पूरा मामला डामाडोल है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी कसम लेनी थी, एक रिकॉर्ड, एक विक्रम प्रस्थापित करना था, वो कर लिया बस। अब जितने दिन वो खींच सकते हो खींच लेंगे, लेकिन इस खींचेतानी में देश का नुकसान होने वाला है। ये तो व्यापारी लोग हैं, 10 दिन शेयर मार्केट से खेलेंगे। हाँ, उनका तो उद्देश्य है पैसा कमाना, लूटना। ये व्यापारी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। जब वे शपथ ले रहे थे कल, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 10 लोग मारे गए, 36 लोग घायल हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री चुनाव के दरमियान बोल रहे थे, देखो हमारी वजह से हमने 370 लाया और जम्मू कश्मीर में इतनी शांतता है, इतनी स्थिरता है। क्या हुआ देखो भाई, उससे पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। आपको जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं, आपको मणिपुर की चिंता नहीं, बेरोजगार महंगाई के बारे में आपके पास कोई योजना नहीं। बस सरकार बनानी है, शेयर मार्केट की तरफ, शेयर मार्केट चलाना है, स्टॉक एक्सचेंज चलाना है, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को मदद करना है। यही आपका एजेंडा है और कुछ नहीं। और जो बंदरवाट जो आपके साथ आए हैं सपोर्ट के लिए, उनको बांटना है। जनता का पैसा है, लूट सके तो लूटो, यही चल रहा है बस, और कुछ नहीं। वैसे जहर और नफरत से याद आया राम की नगरी अयोध्या का पैगाम। दोस्तों, राम की नगरी अयोध्या ने पूरे मुल्क को पैगाम दिया है कि नफरती सियासी तमाशे को हराओ, इन्हें हराकर मुल्क में अमन चैन लाओ। यही राम जी की ख्वाहिश है और यही वजह है कि राम की नगरी अयोध्या में रहने वाले राम भक्त मोदी भक्तों से गालियां खा रहे हैं। उनके कारोबार और सोशल बाइकॉट का ऐलान हो रहा है। अयोध्या जाने पर अयोध्या वासियों को कोई फाइनेंशियल फायदा ना पहुंचे, इसको लेकर तमाम तरह के ऐलान हो रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या के राम भक्तों को सोशल मीडिया पर गालियां देने के इल्जाम में 2 भाजपाई और हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी और अनु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल अयोध्या में बीजेपी की हार उनके 50 साल से धर्म और सियासत के घाल मेल की हार है और अयोध्या के लोगों ने ही बीजेपी और संघ की अयोध्या को लेकर नफरत भरी सियासत को हरा दिया है और एक पासी अवधेश प्रसाद को जिता दिया है। ठीक वैसे ही जैसे राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, केवट को गले लगाया था। दरअसल अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में जरा भी मोरालिटी होती तो सिर्फ अयोध्या हारने के चलते ही इन दोनों को जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर सियासत से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 68 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, यानी ऑन एन एवरेज एक साल में 10 बार, महीने में तकरीबन 1 बार। योगी आदित्यनाथ ने कभी सरयू के घाटों पर लाखों दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, तो कभी रामलीला के मंचन के लिए हनुमान बनकर हेलीकॉप्टर से मंच पर उतरे। मगर बुझते दिए की रोशनी में तेल बटोरती गरीबी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखी। लगता है कि राम जी को बस यही बुरा लग गया। नरेंद्र मोदी की बात करूं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 8 बार नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे, ग्रैंड इवेंट्स के बीच अवतरित हुए। अयोध्या में हुए तमाम इवेंट्स में अडानी अंबानी से लेकर अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को हाथ जोड़कर खड़ा कर दिया गया। ग्रैंड रोड शो करे गए, तमाम सियासी तमाशा करा गया, मगर ये सब करके भी अयोध्या हार गए। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आसपास की सभी सीटें भी हार गए। दरअसल बीजेपी की नाभि अयोध्या रही है, जिसमें तीर मारकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की पूरी नफरती सियासत और झूठे प्रिंसिपल्स पर चोट मारी है। अयोध्या में बीजेपी की हार पूरे देश में बीजेपी की नफरत भरी सियासत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में मदद करेगी। अपोजिशन पार्टीज इसे पूरे प्रदेश में
भगवा सियासत के खिलाफ तुरुप के इक्के के तौर पर इस्तेमाल करेगी। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अवधेश प्रसाद बैठकर अयोध्या के लिए ताल ठोकेंगे तो यह सिचुएशन आरएसएस और बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। ऐसी बातों से ही नैरेटिव बनता है। ये लोग गाली गलौज इसी के चलते कर रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार राम और राम के आइडियल्स और प्रिंसिपल्स की जीत है। साथ ही रावण के घमंड, एरोगेंस और डिसेप्शन की हार है, वो भी राम की नगरी अयोध्या में। इसे समझने के लिए उन्हें राम के आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को समझना होगा, जो ये लोग कभी नहीं समझेंगे। वैसे इस चुनाव में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा सब्र का मुजाहिरा किया है। उसे उकसाने की खूब कोशिश करी गई, मगर वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। देश के प्रधानमंत्री पहले फेज के बाद सीधे मुसलमानों पर हमला करने लगे। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी और अमित शाह भी मैदान में उतर आए। वो भी मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहे और सब के सब लगातार 2 महीने मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते ही गए। मुसलमान खामोश रहा। मुसलमानों ने ना उनके इस नफरती सियासी तमाशे को नोटिस किया, ना ही कोई रिस्पांस दिया। अब नरेंद्र मोदी की सरकार चलाने वाले चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देते रहेंगे। हर शहर में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल में एक आलीशान 5 स्टार हज हाउस बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए के बजट वाला नूर बासा कॉरपोरेशन बनेगा और मुसलमानों को 5-5 लाख का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट दिया जाएगा। 10,000 मस्जिदों के इमामों को 10,000 रुपए हर महीने सैलरी दी जाएगी और इन मस्जिदों के मुअज्जिमों की तनख्वाह 5,000 होगी। हर महीने हर मस्जिद के रख रखाव के लिए 5,000 दिया जाएगा और हर मस्जिद को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सरकारी काजी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हज पर जाने वाले हर मुसलमान को 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यह सब बीजेपी और टीडीपी की ज्वाइंट मैनिफेस्टो का हिस्सा है। उनकी हैसियत अब चू करने की भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।